और ये हर कोई की डेड बॉडी भी वापस नहीं आती, ये भी वहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर लिया, इसका ये मतलब नहीं है मैं कोई भी माउंटेन क्लाइम कर सकती हूँ। एक ही वे है जिससे जाना है, बाकी आजू बाजू सारा खाई है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहने वाली भावना डेहरिया नारी शक्ति की वो मिसाल है जो बताता है कि हौसले और जज्बे से कोई भी पहाड़नुमा चुनौती को पार किया जा सकता है। भावना डेहरिया ने बचपन में माउंट एवरेस्ट का फोटो देखकर उस पर चढ़ने की ऐसे जिद ठानी कि उसे पूरा करके ही मानी। भावना डेहरिया की पर्वतारोही बनने और माउंट एवरेस्ट फतह करने की ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर कोई भी आश्चर्य करेगा। मध्य प्रदेश के छोटे से जिले छिंदवाड़ा के पास छोटे से कस्बे तमिया की रहने वाली भावना एक साधारण से परिवार में पलकर बड़ी हो रही थी। पिताजी शिक्षक थे। 5 भाई बहनों में भावना चौथे नंबर की हैं। स्कूली पढ़ाई के दौरान भावना ने माउंट एवरेस्ट की फोटो देखकर उस पर चढ़ने की ठानी। आगे कॉलेज की पढ़ाई के लिए भोपाल आना हुआ। जब तक भावना को पता चला कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए शारीरिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है, तो कॉलेज में फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई शुरू की। इस बीच तमाम चुनौतियों से जूझते हुए पहुंच गई पहाड़ों पर चढ़ने की ट्रेनिंग लेने के लिए। जहां इरादे मजबूत होते हैं वहां रास्ते भी बनते हैं। भावना के साथ भी ऐसा ही हुआ और उन्हें ऐसे लोग मिलने लगे जो उनके संकल्प को पूरा करने के लिए राह दिखाने लगे। जब एक बार राह दिख गई तो संकल्प और मजबूत हो गया और आखिर तमाम चुनौतियों के बाद 2019 को एक दिन ऐसा आया कि भावना माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गई। सपना पूरा होने का उन्हें कई दिन तक विश्वास नहीं हुआ। आखिर भावना डेहरिया कैसे छोटे से शहर से निकलकर पर्वतारोही बनी और माउंट एवरेस्ट फतह करके कैसे मध्य प्रदेश की शान बनी, कौन कौन सी चुनौतियों का सामना किया, कैसे माउंट एवरेस्ट के बाद दुनिया के सबसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटियों को छुआ, आखिर कैसे माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने वाली उनकी बेटी पहली सबसे कम उम्र की बच्ची बनी, आखिर कैसे भावना और उनकी बेटी बनी मध्य प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर। अब भावना आगे क्या करना चाहती है, इन सभी मुद्दों पर भावना डेहरिया से खास चर्चा की हमारे संवाददाता अजय भटनागर ने। देखिए ये खास रिपोर्ट। समाज में महिला सशक्तिकरण की बात होती है, मगर जब कोई महिला सशक्त होती है तो उसके पीछे होती है हौसले और जज्बे की वो उड़ान, जिसमें कई चुनौतियां होती हैं, कई पहाड़ चढ़ने होते हैं, उसके बाद वो महिला सशक्त होती है। मध्य प्रदेश की बेटी हैं भावना डेहरिया, जिन्होंने कई पहाड़ चढ़े और इतना ही नहीं माउंट एवरेस्ट को भी फतह किया है। इस समय हमारे साथ भावना डेहरिया मौजूद हैं। भावना जी, सबसे पहले भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपके अचीवमेंट क्या क्या है। एक अचीवमेंट तो आपने बता ही दिया है, माउंट एवरेस्ट, और मैं नेशनल प्लेयर भी हूँ बास्केटबॉल और भी साइकिल पोलो गेम की। मगर जो मेरा प्रोफेशन है, जब जिसमें मैं अब पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो चुकी हूँ, वो माउंटेनिंग है। और मैं 7 तो महाद्वीप के हाईएस्ट माउंटेन को क्लाइम कर रही हूँ, जिसमें से मैं 5 कर चुकी हूँ। अच्छा, ये माउंटेनिंग का आपको शौक़ कैसे लगा, कैसे शुरुआत हुई, कैसे ये पूरी सफ़र जो शुरू हुआ है उसकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई? पर्वतारोहण मेरी लाइफ में जो आया वो पहली बार मैंने जब मैं 7th क्लास में थी और बुक में माउंट एवरेस्ट के बारे में पढ़ाया जा रहा था। जीके की क्लास थी और उसमें बताया जा रहा था कि जो माउंट एवरेस्ट है वो सबसे हाईएस्ट पीक है हमारे वर्ल्ड की। तो बस वहीं से मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे भी उस हाईएस्ट पीक में जाना है। कुछ आपकी चर्चा हुई थी स्कूल में? हाँ बिल्कुल, मैंने अपने टीचर से बोला कि मुझे भी इसमें चढ़ना है, तो उन्होंने हंस के इस बात को टाल दिया कि भावना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। और ये बात बिल्कुल सही है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी करनी होती है। मतलब पहली चुनौती थी कि शिक्षक ने ही हंस के उसको टाला, फिर कैसे निपटे उस चुनौती से? जब मैं घर आई अपने और मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे, जैसे बच्चे बोलते हैं ना, उनको हमेशा कोई भी घर में आता है तो ये पूछा जाता है आप बड़े होकर क्या बनेंगे। तो मैंने तभी ये सोच लिया कि मुझे बड़े होकर पर्वतारोही बनना है और माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना है। तो जैसे ही मैं घर आई और मैंने अपने पिताजी से पूछा कि पापा मुझे माउंट एवरेस्ट जाना है, मुझे क्या करना होगा, तो पापा ने कहा ठीक है आप चले जाना, आप जब थोड़े बड़े तो हो जाइए। तो फिर मैंने कहा ठीक है। फिर तो उस समय माउंट एवरेस्ट के बारे में या पर्वतारोहण के बारे में कुछ जानकारी?
क्योंकि मैं बहुत ही एक छोटी जगह से बिलोंग करती हूँ, बहुत ही सुंदर गांव है तामिया, लेकिन उस टाइम पे उतना गाइडेंस नहीं हुआ करता था, तो किसी को नहीं पता था कि पर्वतारोहण कैसे किया जाता है या कैसे, ना मेरे टीचर को ना ही मेरे पेरेंट्स को। बट मेरे पिताजी से जब मैं बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगी, लाइक जैसे दिन दिन बीतते गए और मैं पर्वतारोहण में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गई, तो सर्चिंग का कुछ ऑप्शन ऐसा मिला नहीं कि क्योंकि आज के टाइम पे तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, गूगल है, सब है, लेकिन उस टाइम पे उतना अवेलेबल नहीं हुआ करता था। तो बस मैंने अपने पिताजी से ही हमेशा क्वेश्चन करना, और मेरे पिताजी ने कहा कि जब मैं उनसे बोलती थी ना मैं क्या करूँ, तो उन्होंने कहा कि भावना, पर्वतारोही का काम क्या है? तो मैंने कहा पहाड़ चढ़ना। तो बस तुम ये जो तामिया के छोटे छोटे पहाड़ हैं वो अगर तुमने चढ़ लिए तो तुम एक दिन माउंट एवरेस्ट ज़रूर चढ़ जाओगी। ये उनका फर्स्ट मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन था, और उस दिन से मैंने हर दिन, मतलब जब भी मुझे टाइम मिलता था, चाहे मैं खुश हूँ या दुखी हूँ, तो मैं पहाड़ों पे चले जाया करती थी तामिया के। यहाँ हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि भावना छिंदवाड़ा के एक छोटे से कस्बे तामिया की रहने वाली हैं, और तामिया एक प्राकृतिक रूप से इतना बढ़िया स्थल है, घूमने लायक स्थल है। छोटे छोटे पहाड़ हैं, छोटे छोटे वहाँ पर देखने लायक जंगल भी हैं, सब तरह की एक प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर तामिया वो जगह है जहाँ से भावना आई है। और इसीलिए शायद प्रकृति से आपका लगा। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, क्योंकि प्रकृति की देन है तामिया। बिल्कुल। तो फिर जब पहाड़ों पर चढ़ना शुरू किया, फिर माउंट एवरेस्ट तक का सफ़र कैसे शुरू हुआ? ये जो सफ़र है वो जैसे हम कहते हैं ना, प्रकृति की आपने बात कही, तो जब भी हम पॉजिटिव वे में कुछ काम अगर करना चाहते हैं और हमारे दिमाग में लाते हैं, तो ये नेचर आपके लिए हेल्प करता है। तो जब उस समय उम्र क्या रही होगी आपकी? एज तो एग्जैक्टली, बट हाँ 7th क्लास में जिस बच्चे की जो उम्र होती है वो ही थी। और जब मैं 11th में आ गई और एज अ स्पोर्ट्स पर्सन मेरा एक कैंप के लिए सिलेक्शन हुआ, वो कि जो कि एडवेंचर कैंप था, और हमारे जो कलेक्टर थे उनके थ्रू हो रहा था। तो उसमें जब मैंने पार्टिसिपेट किया तब मुझे वहाँ एडवेंचर कैंप था, तो कुछ एडवेंचर एक्टिविटी जो मैंने कभी अपने लाइव आंखों से, हाँ छिंदवाड़ा में, पतालकोट में। तो वहाँ पर जब वो कैंप हुआ तो वहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्टर आए हुए थे जो हमको ट्रेनिंग करा रहे थे। तो वहाँ उसमें से एक जो इंस्ट्रक्टर थी वो माउंटेनियर थी, और उनसे मैंने जब पूछा कि मुझे भी आपके जैसा बनना है, मुझे क्या करना होगा, तब उनने भी मुझे थोड़ा सा लाइट में लिया कि हाँ ये पूछ रही है। बट उन्होंने मुझे बताया कि इंस्टीट्यूट होते हैं माउंटेनियरिंग के, उसमें आप अपने आप को इनरोल कर सकती हैं और कोर्स करके एक पर्वतारोही बन सकती हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा गाइडेंस था कि इतना पता चल चुका था कि माउंटेनियरिंग करने के लिए कोर्स करना पड़ेगा, मतलब रास्ते खुल रहे थे। बिल्कुल खुल रहे थे। फिर उसके बाद जब मैं हायर एजुकेशन के लिए मैं भोपाल शिफ्ट हुई, और फिर क्योंकि मेरा एम ऐसा था तो मैंने फ़िज़िकल एजुकेशन चूज़ किया, मास्टर ऑफ फ़िज़िकल, मतलब पहले बीपीएड एंड अभी मास्टर्स भी कर लिया है, और अब मैं स्पोर्ट्स कंसल्टेंट भी हूँ। तो ये इसमें अपने आप को एडमिशन कराया, और फिर उसके बाद सर्च किया माउंटेनिंग के बारे में, एक्चुअली एक इंस्टीट्यूट के बारे में कि कहाँ मैं अपने आप को। तो फर्स्ट जो इंस्टीट्यूट मुझे लगा वो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग के बारे में मैंने पढ़ा, तो वो मुझे ठीक लगा और मैंने वहाँ पर अपने आप को इनरोल कराया। तो जिस टाइम पे मैंने इनरोल किया उसके 2 साल बाद मेरा नंबर आया कोर्स के लिए। तो पहला होता है बेसिक माउंटेनिंग कोर्स, फिर एडवांस माउंटेनिंग कोर्स। तो बेसिक में अगर आप अल्फ़ा लाते हैं तो ही आप एडवांस कर सकते हैं, और वो कमांडो ट्रेनिंग से कम नहीं होता। उसमें 50-40 kg वेट उठाना पड़ता है और माउंटेन में जाना होता है, और बेसिक जो माउंटेनिंग के स्किल्स हैं, लाइक कैसे आप क्लाइंब करते हैं, क्या इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, और कैसे माउंटेनिंग की जो ABCD है वो वहाँ जाके, बिल्कुल वहाँ जाके सिखाई गई। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट माउंटेन मैनर्स, कि हम तो यहाँ माउंटेन से जा रहे हैं बट हमको कैसे नेचर से बिहेव करना है, ये भी उस कोर्स में सिखाया गया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि ये सिर्फ हम हमारे लिए नहीं, हम नेचर के भी कैसे हम मदद करते हैं, या हम कैसे उसमें, क्योंकि हम जा रहे हैं उसके पास, ना कि वो हमारे पास आ रहा है और हमें उसकी ज़रूरत है। तो वो भी सीखना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे स्नोफॉल होता है तो कैसे हम क्लाइंब करते हैं, मतलब सर्वाइवल कैसे करते हैं माउंटेन में, ये सारी चीज़ें भी सिखाई गई। और इक्विपमेंट के बारे में तो ऐसा पहले बेसिक, फिर एडवांस में और डीप में सिखाया गया। तो जब मेरा अल्फ़ा आया बेसिक में तो फिर मैंने एडवांस कोर्स किया। फिर उसके बाद ये माउंटेन की जो आप
शुरुआत हुई, पहली पीक आपको चढ़ने को मिला, वो कैसे मिला और कहाँ मिला? ये कोर्स के दौरान ही, जब एडवांस कोर्स करते हैं तो लास्ट में हमसे एक एक्सपीडिशन भी कराया जाता है, जिसका लीडिंग हम खुद ही करते हैं। सारे जितने ट्रेनीज होते हैं वो खुद करते हैं और इंस्ट्रक्टर भी हमारे साथ होते हैं। तो ये पहली जो DKD सेकंड करके पीक है, जो कि उत्तराखंड में ही है और डोकरानी बामक ग्लेशियर में ये पड़ती है। तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीडिशन था जब मैं किसी पीक के टॉप पर, मतलब जो वो द 5670 मीटर्स समथिंग क्या, इतनी एग्जैक्ट इतनी ही थी। तो वो मैंने क्लाइम किया और उसका एक्सपीरियंस मुझे आज भी याद है, क्योंकि वो मेरे लिए इतना भावुक पल था कि लाइक जैसे पता नहीं मैंने क्या अचीव कर लिया, जैसे मैं सच में एवरेस्ट में पहुंच गई हूँ, ऐसी फीलिंग मेरी उस फर्स्ट पीक को क्लाइम करने में थी। और बहुत ही अच्छा अनुभव था वहाँ से। और वहाँ से मैंने नंदा देवी पर्वत को देखा, वो भी मेरे लिए एक बड़ा ये था कि नंदा देवी पर्वत के दर्शन हुए मुझे। और बस सारी चीज़ें। फिर एवरेस्ट पे चढ़ने की कहानी कैसे शुरू हुई और कैसे वहाँ तक पहुँचे? एवरेस्ट के लिए जो नेपाल गवर्नमेंट है वो कोर्स कंपलसरी मांगती है, जैसे कि आप कोर्स किए होना चाहिए, मतलब प्रोफेशनल होना चाहिए माउंटेनिंग में, और 6000 मीटर की पीक क्लाइम की होनी चाहिए। तो अभी मैंने 5000 की थी, और जब मैं 6000 पीक के लिए तैयारी करी और मैं फिर हिमाचल में मैंने क्लाइम किया। फिर और भी ट्रैक्स वगैरह, बहुत ट्रैक्स किए हिमाचल में, गढ़वाल में पीक्स भी क्लाइम करी। और फिर कुछ फाउंडेशन से जुड़ गई जो माउंटेनिंग करते हैं, उन लोगों के साथ मैंने क्लाइम किया। और फिर मैंने पता किया कि माउंट एवरेस्ट में अभी कैसे जाया जा सकता है, क्योंकि फिल सारी चीज़ें हो चुकी हैं अभी। वहाँ सिलेक्शन भी बड़ी टफ है। एक्चुअल में परमिट लेना बहुत टफ़ है, जैसे क्योंकि उसकी जो फ़ीस और ये सब है बहुत ही हाई है। और जब मैंने पूछा, मैं बहुत सारे माउंटेनियर्स मुझसे जुड़ चुके थे, तो जब उनसे पूछा कि माउंटेनिंग, तो उन्होंने कहा तुम्हारा परमिट हो गया है क्या? तो मैंने कहा नहीं, परमिट नहीं हुआ है। तब मुझे एक्चुअल पता चला कि माउंट एवरेस्ट, हाँ, परमिट होता है, और जो कि नेपाल गवर्नमेंट देती है आपको। और उन्होंने कहा आपको तो ईज़िली मिल जाएगा परमिट, आप जाएँ, क्योंकि आप, मतलब ऐसा बोला जाता है, अरे आप तो, आपके स्टेट से किसी ने नहीं क्लाइम किया, आपको तो ईज़िली परमिट मिल जाएगा, आप अपनी गवर्नमेंट के थ्रू ट्राई करें। तो फिर यहाँ आकर फिर मैंने ट्राई किया, तो मुझे 4 साल लग गए। क्या, क्यों ऐसी परेशानी है? क्योंकि उसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा थी, और परमिट मैं खुद तो ले नहीं सकती थी, क्योंकि इतने पैसे मेरे पास थे नहीं। और मेरे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट था कि मैं ये सिर्फ मेरे लिए नहीं कर रही थी, ये मैं पूरे मध्य प्रदेश के लिए अचीवमेंट देना चाहती थी, क्योंकि मध्य प्रदेश से किसी भी फ़ीमेल ने क्लाइम नहीं किया था। तो ये और ज़्यादा मुझे लगता था कि मुझे जल्दी सपोर्ट मिल जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं, और मुझे 4 साल लगे सारा परमिट और सारी चीज़ों को। उन चुनौतियों से जूझा? बिल्कुल, मैं ये कहूँगी कि एक माउंट एवरेस्ट तो अपने आप में ही चुनौतियों भरा था, लेकिन उससे बड़ा एवरेस्ट उससे पहले था, जो कि संघर्ष का एवरेस्ट था, जो मैंने क्लाइम किया। अच्छा, माउंट एवरेस्ट का संस्मरण क्या रहा? किस तरह से आपने चढ़ाई शुरू की? क्या क्या बीच में ऐसी चुनौतियाँ आई जब आपको लगा कि अब मेरा सपना पूरा होने वाला है जो बचपन में देखा? बहुत, क्योंकि माउंट एवरेस्ट के बारे में बोला क्या, मैंने खुद आंखों से देखा कि हर कोई वहाँ जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो वापस आ पाए। तो वो चुनौतियों भरा तो है ही। और जब मैं पहले बेस कैंप जाया जाता है, तो जैसे ही माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप में पहुँचे, तो वो 5000 की हाइट पे है। तब इतनी तो मैंने पहली पीक क्लाइम करी थी, इसका बेस कैंप भी उतनी हाइट पे था। तो जब वो पीक, जब मैं बेस कैंप पहुँचे, तो वहाँ पर 2 दिन रेस्ट करके फिर रोटेशन चालू करते हैं। रोटेशन मतलब बॉडी एक्लिमेटाइजेशन के लिए। तो पहले कैंप 1 जाते हैं, फिर वापस बेस कैंप आते हैं, फिर कैंप 1 जाके 2 जाते हैं, फिर वापस बेस कैंप आते हैं, फिर बिलो कैंप 3 तक जाते हैं, जहाँ पर हम ब्रीथ कर पाते हैं। तो फिर वापस बेस कैंप आ जाते हैं। और इन पूरे इसका पूरा जो टाइम होता है वो 45 या 50 डेज़ होता है। और इन 50 डेज़ में 5 या 6 दिन ऐसे होते हैं जब हम टॉप पर जाया जा सकता है, नहीं तो 180 की स्पीड में हवा चलती, वेदर वगैरह सब बहुत ख़राब रहता है ऊपर। तो जब वेदर रिपोर्ट आती है वेदर कास्ट के थ्रू, तो उसमें हम चेक करते हैं कि कौन कौन से दिन वेदर ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम बेस कैंप से निकलते हैं। तो ये जो रोटेशन हम कर रहे थे, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कैंप 1 जाना, आइस कुंभू फॉल ग्लेशियर जो एवरेस्ट का ग्लेशियर है नीचे, उसका नाम है,
वो पूरी आइस वॉल से भरा हुआ है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी आइस की वॉलें हैं जिनको क्लाइम करना है, फिर उतरना, चढ़ना, उतरना, चढ़ना, उतरना। फिर कैंप 2 से स्टीफ चढ़ाई, मतलब फिर ऊपर ही ऊपर चढ़ना है। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग लगता था जब हमने, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। फिर लैडर से क्रेवासेस क्रॉस कर, क्रेवासेस बहुत ही डीप होते थे और उसको जब लैडर से क्रॉस कर पूरा हिल रहा होता है, तो ये बड़ा चैलेंजिंग। लेकिन जब ऊपर गए तो उससे ज़्यादा कठिनाइयाँ देखी। और जब कैंप 3 पहुँचे, कैंप 3 से ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया और फिर उसके बाद हमने कैंप 3 से कैंप 4 को डेथ जोन बोलते हैं। उसको डेथ जोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर डेथ होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, और अगर आपकी बॉडी एक्मेटाइज है और नहीं है और ऑक्सीजन भी आपके पास है तो भी आपकी डेथ हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा ऐसे चांस होने के कारण उसको डेथ जोन ही बोलते हैं। वहाँ मैक्सिमम डेथ वहीं पर हुई है। तो जब हम वहाँ जा रहे थे तो कैंप 3 से रोप होता है, रोप में जुमार एक इक्विपमेंट होता है जिसको से बॉडी वेट पुल करके हम आगे जाते हैं। तो एक जगह हडल आ रहा था, सब लोग वहाँ रुक रहे थे कि क्या मतलब, तो बहुत ज़्यादा रुकना पड़ रहा था। तो हम क्योंकि माइनस टेम्परेचर में माइनस 43-44 ऐसा टेम्परेचर था और बहुत ज़्यादा ठंड की फीलिंग थी। लेकिन हम जो माउंटेनिंग के वेयर यूज़ करते हैं वो माइनस टेम्परेचर से प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन वो तब तक करते हैं जब तक हम खुद मूवेबल एक्टिविटी है, लाइक हम क्लाइम कर रहे हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है। अगर हम ज़्यादा देर किसी जगह पर रुकेंगे तो फिर हम फ्रोज़ होने लगते हैं, हमको ये फ्रोज़न बाइट होने लगता है, फ्रोस्ट बाइट। तो उस रुकना पड़ रहा था एक जगह पर बहुत ज़्यादा। फिर मैंने देखा कि क्यों लोग रुक रहे हैं। फिर हम जैसे ही मेरा नंबर आया, कुछ लोग रिटर्न भी आ गए, लेकिन रिटर्न हमको किसी को क्रॉस करने में बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि एक ही वे है जिससे जाना है, बाकी आजू बाजू सारा खाई है। तो जैसे ही उस जगह पर मैं पहुंची, मैंने देखा उसी रोप में एक डेड बॉडी बंधी हुई है और वो डेड बॉडी को अब क्रॉस करना है। अब जुमार उससे आगे नहीं जाएगा क्योंकि नोट में बंधा है, और वो डेड बॉडी भी इसलिए बंधी है क्योंकि उसको नीचे लाना है। वो किसी फॉरेनर की थी और सारे दोनों साइड खाई है, तो अगर उसको छोड़ेंगे तो डेड बॉडी नीचे चली जाएगी। और उसका परमिट ये था कि वो उसकी डेड बॉडी वापस आएगी, और ये हर कोई की डेड बॉडी भी वापस नहीं आती। ये भी वहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मैं जैसे उसके पास पहुँची तो मैं पहले, भला ही हम माउंटेनियर है कुछ भी है, लेकिन एक डेड बॉडी के लिए जो फीलिंग है हमारी है ह्यूमन की, वो एक थोड़ी अलग है। तो मैं काफ़ी थोड़ा नर्वसनेस और कि यार कोई डेड है यहाँ पर, और ऐसा डर भी एक अंदर। फिर मुझे अपना जुमार आगे लगाना था उस नोट से, तो मैंने जुमार निकाला, एंकर निकाला और उस डेड बॉडी के ऊपर हाथ रख के अपने पैर को आगे बढ़ाया और बॉडी को वेट देकर अपने पैर को क्रॉस किया। और ये करने में मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी लगी, मतलब इतनी एनर्जी जितनी मुझे क्लाइंब करने में भी नहीं लग रही होगी, उससे डबल ट्रिपल एनर्जी उसमें लगी। और मैं थोड़ा आगे गई क्योंकि मेरे पीछे और भी लोग थे। थोड़ा आगे जाके मैंने बहुत डीप ब्रीथ लिया और भगवान से प्रे किया कि प्लीज़ मुझे अवेयर रखना कि मेरी सिचुएशन ऐसी ना हो। और फिर मैं आगे क्लाइंब करना स्टार्ट कर दिया। फिर कौन सा वो दिन था जिस दिन आप पीक पे पहुंचे? वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन था मेरे लिए और सबके लिए, मध्य प्रदेश के लिए। 22 मई 2019। आज मैं ऊपर आसमां नीचे, ये तो बाद में सोचा, लेकिन सच बताऊं तो वो बहुत ही अलग ही फीलिंग थी। मैं वो बयान नहीं कर सकती। मेरे आँख में आंसू आ रहे थे जो कि माइनस टेम्परेचर के कारण जम रहे थे और मैं उनको ऐसे निकाल रही थी, और मैं हंस भी रही थी, मेरे आंसू भी गिर रहे थे। और मैं चारों साइड देख रही थी कि जो माउंटेन रेंज, मतलब हिमालय रेंज है, वो पूरी जो मुझे वहाँ से दिखाई दे रही थी। और मैं अंदर ही अंदर प्रे कर रही थी, लाइक जैसे थैंक यू बोल रही थी अपने पेरेंट्स को, वो लोगों को जिन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और मुझे मतलब हर चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी कि वाह, मतलब मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ और सारी चीज़ें। और फिर जो हमारा प्रोटोकॉल होता है जैसे फ्लैग को लेकर, और वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ करी। और मैं अपने गांव के नाम को लेकर गई थी, मतलब एक चार्ट पर लिख के, तामिया छिंदवाड़ा 2019, और मध्य प्रदेश के लोगों को लेकर गई थी। और वहाँ पर उसके साथ फ़ोटोज़ वीडियो क्लिक करे मैंने। तो बस 10 मिनट का टाइम मैंने वहाँ पर गुजारा
क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम नहीं कर सकते थे। जैसे जैसे सुबह होने लगती है तो वेदर ख़राब होने लगता है। ये सुबह सुबह क्लाइंब किया था। कोई भी जैसे हम एक कैंप से दूसरे कैंप में भी जाते हैं तो ये सब चीज़ें रात में करते हैं, क्योंकि रात में साइलेंस बना होता है। तो 10 मिनट वहाँ टॉप पर गुजार कर फिर मैं नीचे आने का सफ़र तय हुआ और आपको जो आप बता रही हैं कि माउंटेन से ज़्यादा चुनौती सबसे बड़ी वहाँ थी कि वहाँ तक पहुँचना। तो ऐसी कितनी बड़ी चुनौतियाँ आई हैं और उसमें कौन कौन का ऐसा सहयोग रहा है जिसके वजह से आपने इतना बड़ा पहाड़ चढ़ा? बिल्कुल ऐसी चुनौतियाँ अभी मैं सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता था, क्योंकि मैं कुछ लोगों से मिलने जाती थी, लाइक लीडर बोलो या बिजनेस पर्सन, उनके घर पे खड़े, जैसे लोग बोलते हैं ना, अरे आप तो महिला हो, आपको तो कोई भी मदद कर देगा और ये सारी चीज़ें। तो ये लोगों की सिर्फ मेंटालिटी है, ऐसा कुछ नहीं होता है रियल लाइफ में कि हम फीमेल हैं तो हमारे को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। एज मतलब मैं किसी के बंगले के सामने उन तपती धूप में उनका इंतज़ार करती रही, 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, मुझसे किसी ने पानी के लिए भी नहीं पूछा एज अ फीमेल, और आज वही लोग मुझे बुलाते भी हैं। तो ये सब होता है और सफलता के बाद और तो इससे डरना नहीं है, संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आप जो सोच लो, जो ठान लो, उसके पीछे पूरी तरह लग जाओ, फिर उसके बाद रास्ते खुलते चले जाओ। बिल्कुल। और आपको ऐसा लगता है कि नहीं सब बुरे लोग मिल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। जहाँ अच्छे लोग, बुरे लोग मिलते हैं तो अच्छे लोग भी मिलते हैं और वो आपकी चीज़ों को समझते हैं, आपकी मदद करते हैं और वो ये देखते हैं कि आप में कितना विल पावर है। और कभी भी किसी के मतलब ये कहना नेगेटिव या डिनाई करने पर अपने आप को निराश नहीं करना है, क्योंकि वो लोग नहीं जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। माउंटेन में चुनौतियाँ सामने आती हैं, मगर उससे पहले आपके जो जीवन है, पूरा जीवन जब पढ़ाई कर रही थी, स्कूल में पढ़ रही थी, फिर कॉलेज में पढ़ी, उसके बाद फिर एक फैमिली लाइफ शुरू हो गई, आपकी एक बेटी भी है, तो कौन सा सफ़र ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहा? सारे ही सफ़र चुनौतियों से भरे हैं, क्योंकि वहाँ पर अलग टाइप के संघर्ष थे, यहाँ पर अलग हैं। लेकिन आई एम वेरी लकी कि मुझे दोनों फैमिली इतनी अच्छी मिली, मेरे खुद के पेरेंट्स हो या मेरे आफ्टर मैरिज पेरेंट्स बोलो या इन लॉज बोलो, वो दोनों ही बहुत सपोर्टिव हैं और वो मुझे समझते हैं कि मैं क्या करना चाहती हूँ और उसमें मेरा सपोर्ट करते हैं। जब मैं नहीं होती हूँ मेरी डॉटर को भी संभालते हैं और सारी चीज़ें, मतलब मैं उनके भरोसे ही हूँ। लेकिन ऐसे पेरेंट्स सबको मिलना चाहिए जो क्योंकि मुझे लगता है कि वो ये सीखते हैं कि जब वो जो नहीं कर पाए हैं एटलीस्ट हम कर पा रहे हैं, जो भी उनकी सोच है वो बहुत अच्छी है। तब आगे आपका प्लान है, आगे क्या करना है आपको? क्या ऐसी चुनौती है जिसको आप दूर करना है? मैंने जैसे माउंटेनिंग में अभी 7 महाद्वीप में से 5 महाद्वीप कर लिए हैं और मतलब पहले मेरी डॉटर के साथ, मतलब वो 15 मंथ की था तब मैंने यूरोप का पीक क्लाइम किया है। अभी जब वो 3 साल की थी अभी साउथ अमेरिका की पीक, अभी रिसेंटली लास्ट मार्च में मैं ये अभी जनवरी में ही मैं क्लाइम करके आई हूँ। और अब जो बचे हुए हैं जो कि अंटार्कटिका और साउथ अमेरिका तो हो गया, नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक को मुझे क्लाइम करना है। तो ऐसा नहीं है, जैसे मैंने कहा ना कि हर चैलेंज अलग अलग है। मैंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर लिया, इसका ये मतलब नहीं है मैं कोई भी माउंटेन क्लाइम कर सकती हूँ, उस माउंटेन का अपना चैलेंज है। मैं वही पूछना था कि ये आपने अभी 5 माउंटेन पीक आपने चढ़े हैं, तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग कौन सा था? अभी तक का तो एवरेस्ट ही लगता है, लेकिन जैसे मैं लास्ट टाइम मैंने ये जो नॉर्थ अमेरिका की पीक क्लाइम करी है, सॉरी साउथ अमेरिका की, तो साउथ अमेरिका की पीक ये मैं 2 बार गई हूँ। इससे पहले भी मैं गई थी तो मेरा क्लाइम नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था और हम क्लाइम नहीं कर पाए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके कारण हम नहीं कर पाते हैं। तो फिर मैं दोबारा गई, मैंने दोबारा क्लाइम किया और इस बार मैं करके आई। अच्छा, सब लोग कहते हैं कि एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। जब आप सफलता चढ़ रही थी तमाम लोगों का साथ मिला होगा, परिवार वाले भी हैं, और जब आप क्लाइंबिंग कर रही थी उस समय जो आपके सहयोगी थे या शेरपा थे या बाकी जो लोग थे, उन सब का सहयोग देख के आप क्या कहेंगे उनके लिए? मैं उनके लिए सिर्फ यही बोलूँगी, थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए, और आई एम वेरी लकी कि मेरे साथ आप लोग हैं।
अच्छा, मध्य प्रदेश के महिला बाल विकास के आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, आपकी एक बेटी भी है, तो इन सबको आप कैसे देखती हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, मुझे और मेरी डॉटर दोनों को ही, क्योंकि मैं जब वो 2.5 साल की थी तो मैं उसको एवरेस्ट बेस कैंप लेके गई थी और वो दुनिया की सबसे पहली बच्ची है माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली। मतलब वो भी क्लाइंबिंग कर रही है? छोटी बच्ची है, हाँ बिल्कुल। क्लाइंब तो नहीं, मैंने उसको कैरी किया, थोड़ी जगह उसने क्लाइंब किया और मुझे नहीं पता कि वो क्या फ्यूचर में बनना चाहती है, लेकिन मेरा मन था कि मैं उसको बेस कैंप ज़रूर लेके जाऊंगी, तो इतनी जल्दी लेके जाऊंगी ये तो नहीं था। अच्छा, जब आप वहाँ से नीचे आई तो नीचे आके आपके मन में, जब टॉप पे थी अलग फीलिंग थी, जब नीचे आ गई आप बेस कैंप से भी नीचे आ गई, तब आपके मन में क्या फीलिंग थी कि मैंने एवरेस्ट फतह कर लिया? बिल्कुल, एक्चुअल में नीचे आते समय ना बहुत जब मैं कैंप 4 पहुंची, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था नीचे, तो कैंप 4 में रुकना पड़ा। कैंप 4 में मैंने एक बहुत ही भयानक रात गुजारी, मतलब मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था रात रुकने के लिए, और जो यूज़ सिलेंडर था मेरा जो का रनिंग, उसी में मैंने रात गुजारनी थी। तो जनरली जब हम रेस्ट करते हैं तो 1.5 का प्रेशर रखते हैं और मैंने उसको एकदम 0.7 0.8 करके ब्रीथ लिया, और बहुत ही ऐसी सिचुएशन, मतलब एंड पे जा रहा था सिलेंडर, और फिर मुझे लगा कि शायद अब मैं आज रात तो मैं नहीं बचने वाली, क्योंकि मेरा ऑक्सीजन और वेदर इतना ख़राब हो गया था कि मैं एक टेंट से बाहर भी नहीं निकल सकती थी, इतनी तेज़ हवा थी, इतनी तेज़ हवा थी, ना मेरी आवाज़ किसी को जा रही थी बाहर, ना कोई मेरे को सुन पा रहा था। जब मैंने ट्राई भी किया कि मैं बाहर निकल के जाऊँ तो इतनी तेज़ हवा थी कि मेरे पैर भी रख नहीं पा रही थी मैं, इतनी ज़्यादा विंड हो रही थी। तो मैंने जो यूज़ सिलेंडर मेरे आउटर में रखे थे टेंट के, उनमें चेक करना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग में सिखाया गया था कि जनरली कोई भी ऑक्सीजन सिलेंडर एकदम नील पे नहीं बदलता है, जब वो, क्योंकि रक्षक ऊपर बैग में रखा होता है तो रक्षक उतारना होता है, फिर रेगुलेटर चेंज करना, तो वो लंबा प्रोसेस होता है और ब्रीथ उस टाइम पे करते रहना होता है। तो नील पे कोई भी व्यक्ति जो माउंटेनियर है वो उसको नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी ही नहीं रहेगी कुछ भी चीज़ करने की। तो वो यूज़ सिलेंडर से मैंने अपने किसी में 15%, किसी में मतलब एकदम माइनर 5% का भी सिलेंडर निकाला मैंने और उसको रात भर ब्रीथ लिया। तो वो मैं और 1 मिनट भी नहीं सोई, तो बहुत ही भयानक था वो, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं बचूंगी, लेकिन ट्रेनिंग के पार्ट को याद करके मैंने सरवाइव किया और मैं वापस आई। तो ये इंसिडेंट होने के बाद जब मैं नीचे कैंप 2 पहुंची, फिर बेस कैंप पहुंची, जब तक मैं काठमांडू भी पहुंच गई, लेकिन आई एम नॉट फीलिंग सेफ, कि मतलब मुझे लग रहा था कि यार कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। अच्छा, नीचे पहुंचने के बाद भी? हाँ, मतलब ऐसा लग रहा था कि जब तक अब मैं घर नहीं चली जाऊँ तब तक मेरे दिमाग को मतलब एकदम रिलैक्स फीलिंग नहीं आ रही थी। और जब मैं इंडिया आई और यहाँ पहुँची भोपाल एयरपोर्ट में, और जब मेरा इतना बड़ा वेलकम हुआ एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन कुछ महीने तक मुझे डेली सपने में बस माउंटेन ही माउंटेन आते रहे, और जस्ट लाइक लगता था कि मैं एवरेस्ट में फंस गई हूँ, ऐसा हो गया है वैसा हो गया है। कभी अच्छे सपने भी आते थे, कभी बहुत बुरे सपने भी आए थे, और यही सपने आते थे मैं क्लाइंब कर रही हूँ, अभी पहुँची नहीं हूँ मैं टॉप पर, और जबकि मैं कर चुकी थी। तो आने के बाद मेरे साथ ऐसा होता है कि माउंटेन के सपने बहुत ज़्यादा आते हैं। अच्छा, माउंटेन करना एक फिजिकली चैलेंज तो है ही, साथ में मेंटली भी एक चैलेंज होता है, और एक महिला होने के नाते, एक पुरुष होता है एक महिला होते हैं, दोनों माउंटेन करते हैं, तो दोनों चैलेंज के साथ एक महिला होने के नाते क्या सबसे बड़ी चुनौती लगी आपको? वैसे देखिए, फिज़िकली तो आप देखेंगे तो ऑब्वियसली महिला का थोड़ा वीक होता है, मतलब अगर हम बायोलॉजिकल देखें तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ है नहीं कि जो वीक मतलब कम है या कुछ ऐसा है। हाँ, कुछ साइकिल्स हैं जो हमको वेयर करनी होती है, लेकिन वो भी मुझे नहीं लगता, क्योंकि चुनौतियां दोनों के लिए बराबर होती है। बिल्कुल बराबर होती है। ब्रीदिंग सिस्टम, मतलब आपके लंग्स आपको उतने ही स्ट्रॉन्ग रखने हैं। मेल फीमेल का देखिए, एज मैंने कहा ना, बायोलॉजिकल देखा जाए तो वुमन मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, फिज़िकली कम होती है, लेकिन मगर वो जब वो ट्राई करती है, अपने आप को तैयार करती है, तो वो उसके लेवल में आ जाती है। लेकिन माउंटेनिंग में कोई ऐसा है नहीं, मतलब कहीं पर भी ये नहीं है कि हम उससे ज़्यादा हैं या उससे कम, मतलब मेल फीमेल वाली बात अगर हम कहें
तो जब हम अपने आप को तैयार करते हैं तो हम अच्छे से कर पाते हैं सारी मतलब चीज़ें। आपको लगता है कि कोई भी ऐसी चुनौती नहीं है जो कि है ना फीमेल नहीं कर सकती? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये है कि उसको अवसर मिलना चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही है कि फ़िज़िकली महिला थोड़ी वीक होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेल पर्सन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो और अच्छे से उसको कर सकता है, लेकिन फ़ीमेल करती है, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। वो दुनिया की सबसे छोटी बच्ची बनी है अभी बेस कैंप पहुँचने वाली, और मैं चाहती हूँ कि एक बार बड़े होकर भी मैं उसको बेस कैंप तो ज़रूर लेके जाऊँ। अच्छा, ये जो आजकल के बच्चे हैं या ख़ास तौर से जो महिलाएं हैं, नई बच्चियां हैं जो अभी पढ़ाई कर रही हैं, उनका भी अपना अपना एक सपना होता है, सपने देखती हैं। उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी, क्या ऐसा कहना चाहेंगी जिससे कि वो भी अपने जीवन में अचीव कर सकें? मैं उन सभी को, चाहे बच्चियां हों या बच्चे हों, वो मेरा उनसे ये है कि कोई भी चीज़ को वो कम ना समझे। लाइक जैसे मैं तो ये कहती हूँ, हर एम को माउंट एवरेस्ट ही समझना चाहिए। तो मैंने अपना एवरेस्ट क्लाइम कर लिया, आप अपना एवरेस्ट ज़रूर क्लाइम करें, चाहे वो जिस भी फील्ड में हो, उसको आप एवरेस्ट से कम ना समझें। और लाइफ में डिसिप्लिन और एक टारगेट रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप दृढ़ निश्चय नहीं रखोगे कि मुझे ये अचीव करना है, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो जो भी आप कर रहे हैं, अपनी ट्रेनिंग में आप अपना 100% दें और उस चीज़ को अचीव करें। तो निश्चित तौर पर भावना का कहना है कि जो बच्चे हैं उनमें अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है और एक टारगेट रखना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी चुनौती ऐसी नहीं है जिसके पार नहीं जाया जा सकता। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर।